ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कुछ स्पेशल केस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम बड़े ही आसानी से स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अब वो स्पेशल केस क्या है? एक तो मैंने बताया था कि अगर स्प्रिंग कुछ इस तरीके से हो, ठीक है, ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे कोई एंगल हो, 30 हो, 60 हो, कुछ भी हो, तो भी जो टाइम पीरियड होता है t इक्वल टू 2π√m डिवाइड बाई के ही होता है। ठीक है, कोई चेंज नहीं आता। ये थीटा क्या है, 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो एक केस तो ये था। और भी केस देखते हैं। ये देखिए, ये वाला केस, एक स्प्रिंग है लेकिन स्प्रिंग के दोनों साइड पे दो ब्लॉक है, एक का मास है m1, एक का मास है m2। बराबर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। इस केस में जो आपका टाइम पीरियड होता है वो होता है t इक्वल टू 2π√μ डिवाइड बाई के। m के जगह यहाँ आ जाता है म्यू आ जाता है। ठीक है, अब ये म्यू है क्या? म्यू को बोला जाता है रिड्यूस्ड मास, और ये होता है कुछ इस तरीके से m1 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो ये हो गया आपका म्यू। ठीक है, तो पहले इस तरह के केस में हमें डायरेक्ट m की जगह म्यू रख देना है, आंसर आ जाएगा। दूसरा वाला जो केस है वो देखिए, अगर दो मास हो, एक स्प्रिंग हो, लेकिन केस कुछ ऐसा हो कि एक ही स्प्रिंग जो है ऑक्सीलेटिंग मोशन कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2π m1 डिवाइड बाई के रूट के अंदर। ठीक है, अब ये m1 किसका है, किसका मास हमें लेना है, जो एसएचएम कर रहा हो उसी का मास लेना है। एग्जाम्पल के लिए ये आपका जमीन है, m2 इस जमीन से अलग नहीं होगा मोशन के टाइम। अगर समझ लीजिए कि चिपका हुआ है, हमने किसी तरीके से m2 को जमीन से चिपका दिया है, लेकिन m1 बड़ा फ्री है। अगर मैं इसको दबा दूं कुछ इस तरीके से नीचे की ओर और छोड़ दूं तो क्या होगा, m1 एसएचएम करने लग जाएगा, ऊपर नीचे एस m1 का होगा। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड में जो मास आएगा वो m1 का होगा। ठीक है, उसी को मैं यहाँ पे फिर से लिख दिया हूं। ठीक है, m1 क्या है इस बात को। तीसरा केस देखिए, हॉरिजॉन्टल जब होता था स्प्रिंग तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, टाइम पीरियड इतना होता था, इसमें भी उतना ही होगा, लेकिन इसमें हल्का सा कुछ चीज अलग होगा, कुछ नया होगा। ये आपका स्प्रिंग है, ठीक है, ये आपका स्प्रिंग, ये आपका ब्लॉक, लेकिन ब्लॉक यही रुका नहीं रहेगा। ग्रेविटी लगने के कारण ये खुद ब खुद, हमें मोशन देने की जरूरत नहीं है, इसको खुद ब खुद नीचे की ओर आके एक टाइम के बाद ये रुक जाएगा। ठीक है, एक डिस्टेंस तक नीचे आएगा, उसके बाद रुक जाएगा। ये स्प्रिंग था, इसको होना यहाँ पे चाहिए था। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ये इस जगह पे होता, लेकिन ग्रेविटी के कारण क्या हुआ, ये थोड़ा सा नीचे चला गया। ठीक है, कहां तक नीचे गया, यहां तक। कितना एक्स्ट्रा लेंथ बढ़ गया, y0 बोल दिया। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो, x बोल दो, z बोल दो, जो बोलना है वो बोल दीजिए। मैंने y0 बोल दिया है इसको। अब यहाँ ये आके रुक जाता है। अब रुक गया यानी कि इस पे टोटल जो फोर्स लग रहा है वो 0 है। ऊपर जो फोर्स लग रहा है और नीचे जो फोर्स लग रहा है वो दोनों फोर्स बराबर होंगे, तभी तो यहाँ पे रुका हुआ है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना के देख लेते हैं कौन कौन सा फोर्स इस पे लग रहा है। एक तो स्प्रिंग के कारण जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, ठीक है, वो होगा KY0, और नीचे की ओर क्या लग रहा है, mg। दोनों बराबर है तभी तो ये यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है, तो मैंने दोनों को बराबर कर दिया और m डिवाइड बाई के यहाँ से लाया, k को इस तरफ ला दिया, g को इस तरफ ला दिया, तो मेरा ये रिलेशन बन गया। m डिवाइड बाई के बराबर आ गया मेरा y0 डिवाइड बाई g आ गया। अब टाइम पीरियड तो स्प्रिंग का इतना होता है, m डिवाइड बाई के जगह आप y0 बाई g रख दो, तो ये भी फॉर्मूला बन गया किसका, टाइम पीरियड का। ठीक है, आपको y0 दिया हो, आपको g पता हो, तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए
अब नया टॉपिक देखते हैं, कटिंग ऑफ स्प्रिंग के बारे में देख लेते हैं। तो जो के होता है वो स्प्रिंग के लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। के प्रोपोर्शनल टू 1/λ। इसका क्या मतलब है भाई, लेंथ को अगर हम छोटा कर दे तो के बढ़ जाएगा, लेंथ को अगर हम बढ़ा पाए तो के घट जाएगा। अगर ये आपका स्प्रिंग है, ठीक है, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो समझिए कि के है। अगर मैं इसको यहां से काट दूं तो एक पार्ट और ये दो पार्ट, ठीक, ये पहला पार्ट ये दूसरा पार्ट, हुआ क्या, लेंथ कम हो गया, मैंने काट के अलग कर दिया तो लेंथ छोटा हो जाएगा स्प्रिंग का। तो जैसे ही लेंथ छोटा होगा तो इस रिलेशन से हमें क्या दिख रहा है, के की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए जो के की वैल्यू है अब बढ़ जाएगी। पहले जैसे के की वैल्यू अगर पूरे स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू 10 न्यूटन पर मीटर होता, अब मैं काट दूं, इतने को काट के छोटा कर दूं तो 10 न्यूटन पर मीटर से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। हो सकता है 12 हो जाए, हो सकता है 15 हो जाए, हो सकता है 20 हो जाए। अब कितना होगा इसको भी हम पता कर सकते हैं। जैसे कि एक स्प्रिंग है यहां से यहां तक, इसकी जो लंबाई है एल है और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के है। अगर मैं इसको 3 बराबर भागों में बांट दूं, ठीक है, तो क्या होगा, हर एक पार्ट की लंबाई कितनी हो जाएगी, L/3 L/3 L/3, और हर एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा। अगर हम 3 गुना लेंथ को कम कर रहे हैं तो इस रिलेशन से क्या हो जाएगा, के की वैल्यू 3 गुना बढ़ जाएगी। क्या मतलब है इसका कि भाई मेरे पास 90 मीटर का, समझो 90 सेंटीमीटर का स्प्रिंग था, ठीक है। अब मैंने इसको 3 बराबर, और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट था वो मान लो कि 10 न्यूटन पर मीटर था। अब मैंने इसको 3 बराबर बराबर भागों में बांट दिया तो पर इसका एक पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। लेकिन इसका स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 गुना बढ़ जाएगी, ये भी हो जाएगा 30 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कटिंग ऑफ स्प्रिंग। यानी कि क्या होता है कि अगर हम स्प्रिंग को काट के छोटा कर दे तो उसके के की वैल्यू बढ़ जाती है। हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, स्प्रिंग, एक स्प्रिंग था जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के था। अगर मैं इसी तीनों स्प्रिंग को, अब 3 भाग में बांट चुका हूं, तीनों को कुछ इस तरीके से लटका दूं, ठीक है, और देखूं कि के इक्विवेलेंट कितना हो रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा, ये तीनों पैरेलल में है यानी कि तीनों जुड़ जाएगी तो 9K हो गए, ठीक है। यानी कि हमने के से 9K ला दिया, ठीक है। तो अगर आपको एक ही स्प्रिंग मिले और उसका इफेक्टिव के आपको बढ़ाना हो तो आप काट के बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंपल पेंडुलम के बारे में। तो सिंपल पेंडुलम क्या है भाई, सिंपल पेंडुलम के बारे में मैंने आपको और भी कई बार बताया है। ठीक, तो सिंपल पेंडुलम के बारे में मैंने और भी आपसे कई बार बात किया है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, समझिए कि छत से एक रस्सी आपने लिया, ठीक है, छत से एक रस्सी आपने लटका दिया है, उसमें कोई ब्लॉक बांध दिया है, ठीक है। तो जो आपको मिलेगा वो आपका एक पेंडुलम है, ठीक। अब उस पेंडुलम को आप क्या कर सकते हैं, ये आपका छत, ये आपकी रस्सी, ये आपका पेंडुलम, यानी लेकिन यहाँ पे जो रस्सी है वो मासलेस है, ठीक है। और स्प्रिंग की जो अब हम बात कर रहे थे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में वहाँ पे जो स्प्रिंग था वो भी हम मासलेस मान के चलते हैं, ठीक है। उसमें अगर मास मान के चले तो रिजल्ट बहुत चेंज हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हम जो रस्सी मार रहे हैं वो भी मासलेस है। जो ब्लॉक है या जो यहाँ पे मैंने गोल सा बना दिया स्पीयर जैसा, उसके पास बस मास है, रस्सी के पास हम मास नहीं मान सकते। अगर माने तो रिजल्ट हमारा सब कुछ चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम रस्सी को मासलेस मान रहे हैं, रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है, फिर भी हम मान के चल रहे हैं। तो सिंपल पेंडुलम है। अगर मैं इसी को पकड़ के हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा ऐसा पकड़ के साइड में करूं और छोड़ दूं तो क्या होगा, ये एसएचएम करने लग जाता है, ठीक है।
एसएचएम करने लग जाएगा पेंडुलम आपका। ठीक, हल्का सा करना है, ज़्यादा खींचना नहीं है। ज़्यादा खींचेंगे तो एक गड़बड़ है। कौन सा गड़बड़ है? जब हम रिजल्ट लाएंगे इसका तब वो गड़बड़ी देखेंगे। अभी देखिए हल्का सा खींचेंगे और छोड़ देंगे तो क्या करेगा? ये एसएचएम करेगा। यहाँ तक गया, छोड़ा मैंने, ये कुछ इस तरीके से ये एसएचएम करता रहेगा। ठीक है, अगर एसएचएम कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड भी होगा। तो टाइम पीरियड कितना होगा? तो टाइम पीरियड होता है t इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर L डिवाइड बाई जी। L क्या है? रस्सी की लंबाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम के लिए। ठीक, इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये आपका सिंपल पेंडुलम था। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सिंपल पेंडुलम था, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए इसका कम चांस होता है, लेकिन इसको अगर लिफ्ट में रख दिया जाए, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। पेंडुलम को अगर लिफ्ट में रखा जाए तो क्या होगा, ठीक है, लिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो होगा क्या ये देख लेते हैं। ये आपके लिफ्ट में पेंडुलम को रखा गया है, ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पास जो g की जो वैल्यू आती है, या बोलूं कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है, ये चेंज हो जाता है। g इफेक्टिव की बात करेंगे हम, ठीक है, कोई नॉर्मल जगह पे पेंडुलम है तो वहां पे हम g की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पास हम g इफेक्टिव की बात करेंगे, तो g इफेक्टिव कितना होगा ये देखते हैं। यहाँ पास g इफेक्टिव g के बराबर ही है, ठीक है। अभी इसमें देखते हैं पेंडुलम को अगर हम लिफ्ट में रख दे तो क्या होगा। अब देखिए ये लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन a है और इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है, a का डायरेक्शन ऊपर की ओर, ठीक है। तो इस पे नीचे की ओर सूडो फोर्स लगेगा। आपने न्यूटन्स के जब लॉ पढ़े होंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो वहां पास आपने सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो ए का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तो इस पे लगने वाला जो सूडो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन नीचे की ओर होगा, कुछ इस तरीके से। जैसे कि ये आपका पेंडुलम ए ऊपर की ओर लग रहा है, तो एम ए नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। ये ए ऊपर की ओर जा रहा है, ये ए से, तो इस पे लगने वाला जो सूडो फोर्स है नीचे की ओर होगा, प्लस इस पे एम जी भी नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ए प्लस जी हो जाएगा, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जी इफेक्टिव बराबर जी प्लस ए। अगर ए का डायरेक्शन नीचे की ओर हो तो क्या होगा, सूडो फोर्स इस पे किधर लगेगा, ऊपर की ओर। ये आपका पेंडुलम ए नीचे की ओर है, यानी कि इस पे एम ए ऊपर की ओर, सूडो फोर्स ऊपर की ओर, और नीचे की ओर क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है, यानी कि जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी माइनस ए। टोटल जो इस पे फोर्स लग रहा है उसको देखेंगे, एम जी माइनस एम ए, तो क्या हो जाएगा, टोटल जो जी इफेक्टिव है वो जी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया ऊपर और नीचे। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका ए का डायरेक्शन हो, इस साइड में, जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसका ए का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तब क्या होगा इसको देख लेते हैं। देखिए ये आपका पेंडुलम कुछ इस तरीके से था, ठीक है, इस पे ए इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस पे जो लगने वाला सूडो फोर्स है ए में अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन नीचे की ओर क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है, ठीक है। एम को भूल जाइए, एक्सीलरेशन के बारे में बस में देखिए, ये ए हो गया, ये जी हो गया, तो नेट जी क्या होगा, या बोलूं नेट एक्सीलरेशन इस पे क्या होगा, या बोलूं कि जी इफेक्टिव क्या होगा, तो वो आप वेक्टर वाले जो नेट वेक्टर में जो हम नेट रिजल्टेंट का फार्मूला लगाते थे, वही फार्मूला लगा के यहाँ पे भी ला सकते हैं। तो जी इफेक्टिव बराबर हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो तीनों ही केस में हमने जी इफेक्टिव देख लिया। अब टाइम पीरियड देखते हैं भाई कि टाइम पीरियड क्या होगा। तो इस वाले केस में टाइम पीरियड हो जाएगा आपका t इक्वल टू 2 पाई, ये हो गया आपका l, और g इफेक्टिव कितना है, g प्लस a, पहले केस में। दूसरे केस में देखिए t इक्वल टू 2 पाई रूट l g माइनस a हो जाएगा, ये पहले केस के लिए है, ये दूसरे केस के लिए है। तीसरे केस के लिए देखिए t इक्वल टू 2 पाई रूट l डिवाइड बाई जी स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर, इसका रूट भी लिख सकते हैं या इसका इसका पावर हाफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं, आपको बस पता होना चाहिए। तो ये तीनों ही केस के लिए टाइम पीरियड का वैल्यू आ गया, ठीक है। आप इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, चलिए। तो एसएचएम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, ठीक है। तो आपने क्या देखा होगा, अगर आप बाल्टी में पानी भरे और कुछ ऐसा मग रखें या कोई ऐसी चीज रखें जो पानी में तैरती हो, पानी में डालने पर उसको आप दबा के छोड़े, ठीक है, तो ऊपर आने लगती, थोड़ी सी हिलती डुलती है, ठीक है, वो एसएचएम करने लगती है। आप हल्का सा दबाए तो एसएचएम करने लगती है, ठीक है। तो एसएचएम अगर कर रही है तो वहां पे टाइम पीरियड भी होगा। अब टाइम पीरियड वहां पे कितना होगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड आपका कितना होगा ये देखते हैं। ये आपका कोई बॉडी है, ठीक है, इसको हल्का सा अगर आप दबाते हो, समझिए कि ये एच डिस्टेंस पानी के अंदर नीचे जाता है। टोटल हाइट तो इसका कैपिटल एच है, लेकिन ये पानी के अंदर कितना आपने इसको दबा दिया, स्मॉल एच, ठीक है। देखिए डायग्राम में देखेंगे तो सब आ जाएगा। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई रूट एच डिवाइड बाई जी होगा, ठीक है। ये लिख लीजिए। अब देखिए आप पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, पेंडुलम वाले क्वेश्चन में, कि ये वाला केस देखिए, दूसरा वाला लिफ्ट है, ठीक है। लिफ्ट का वायर ऊपर से टूट जाए तो क्या होगा। पेंडुलम लिफ्ट में रखा गया था, लिफ्ट का वायर ऊपर से टूट गया तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी। फ्री फॉल वाला केस है, यानी कि ए इक्वल टू जी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जी इफेक्टिव बराबर कितना हो जाएगा, जी इफेक्टिव 0 हो जाएगा, क्योंकि ए भी क्या हो गया, जी के बराबर हो गया। तो जी इफेक्टिव बराबर 0 हो गया। अगर जी इफेक्टिव बराबर 0 है, इसका मतलब क्या है, टी बराबर इन्फिनाइट, ठीक है। टी बराबर इन्फिनाइट का मतलब क्या है कि टाइम पीरियड इन्फिनाइट हो गया, वो अपना एक साइकिल इन्फिनाइट टाइम में पूरा करेगा। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये है कि वो कभी पूरा कर ही ना पाएगा, ठीक है। यानी कि एसएचएम होएगी ही नहीं, ठीक है, वो रुक जाएगा एक जगह पे, एसएचएम होगा ही नहीं। जब भी लिफ्ट टूटेगा, नीचे गिरेगा, उस टाइम एसएचएम नहीं हो सकता। क्यों हो रहा है ऐसा, टाइम पीरियड हमें दिख रहा है इन्फिनाइट, ठीक है। ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश बताया वाला नहीं होता है ये। मैंने पूरा इंग्लिश लिख रहा हूँ, मैथ तो लिख ही नहीं रहा।
ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सेकंड पेंडुलम के बारे में। तो ये सेकंड पेंडुलम होता क्या है भाई? ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड पेंडुलम बोलते हैं। t इक्वल टू 2 सेकंड। ये जो पेंडुलम होता है इसको एक एक्सट्रीम पॉइंट से दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट तक जाने में क्या 1 सेकंड का समय लगता है। ये देखिए कि यहां से यहां तक जाने में 1 सेकंड का टाइम लगेगा और फिर से यहां से यहां आने में फिर से 1 सेकंड का टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लगा एक साइकिल पूरा करने में? 2 सेकंड लगा। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 सेकंड हो गया। अब देखिए जी बराबर कितना होता है। जी बराबर होता है, अगर मैं अर्थ सरफेस की बात करूं जो हम लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप लगभग पाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम टाइम पीरियड वाला जो फॉर्मूला है वो लगा दें तो हम यहां से देख सकते हैं, आप सब वैल्यू पुट करना। ठीक है, और आप देखेंगे कि अर्थ के सरफेस पे अगर सेकंड पेंडुलम की बात हो रही हो तो उसका जो लेंथ आएगा वो 1 मीटर का होगा। कितना होगा? एल बराबर आपका आना चाहिए लगभग 1 मीटर के आसपास। यानी कि जो सेकंड पेंडुलम होता है उसका लंबाई अर्थ सरफेस पे 1 मीटर होती है, टाइम पीरियड उसका 2 सेकंड होता है। ठीक है, ये लिख लीजिए सेकंड पेंडुलम के बारे में, और आप ये भी लिख लेना। ठीक है, जब लिफ्ट टूट जाए उसके बारे में, लिफ्ट का जो ऊपर का रस्सी है वो टूट जाए तो कैसा केस होगा उसके बारे में भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका आज का क्लास यही तक था। अगला टॉपिक हम अगले क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।